एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ट्राला में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आया हूँ एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट का। गाइस, आज का जो सेशन होगा वो रिवीजन क्लास होगा। गाइस, तो आप सभी को ये जरूर बताना है कि इस आज का जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो 50 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि 50 में से कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। क्योंकि गाइस, ये आरआरबी एनटीपीसी का रिवीजन क्लास है जिसमें मैं इससे पहले जितने भी 35 सेट लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें मैं सारी चीजों को आपका जो प्रीवियस ईयर सेट था उसमें आपको क्लियर भी की हूँ, हर एक पॉइंट को क्लियर की हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही बताना है कि आपको यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी से कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है रिवीजन क्लास से करेक्ट होता है। आप मुझे सिर्फ कमेंट करके बताइएगा, ये छोटा सा काम आपको करना है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की रिवीजन क्लास को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा बांध है जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैंथन बांध, ऑप्शन बी वालियार बांध, ऑप्शन सी राजघाट बांध या ऑप्शन डी इंद्रावती बांध। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेतवा नदी पर जो बांध स्थित है गाइस ये आपका राजघाट बांध है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जितना भी है ये रिवीजन, ये सारा आपको बहुत अच्छे से देखना है और पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेतवा नदी पर आपका राजघाट बांध स्थित है। अगर हम बात करते गए इस राजघाट बांध की ना ऊंचाई के बारे में भी बात करेंगे गैस। तो अगर हम बात करते हैं इस राजघाट बांध की जो है ऊंचाई कितना है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजघाट बांध की जो ऊंचाई है गैस, ये आपको ध्यान रखना है कितना है इसकी 43 मीटर जो है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। 43 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लंबाई की बात करें कि राजघाट बांध की जो लंबाई है ये कितनी है गैस, तो अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि राजघाट बांध की जो लंबाई है वो है आपका 11,200। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजघाट बांध की लंबाई कितनी है गैस, तो ये आपको याद रखना है 11,200 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं गैस कि आपका जो है राजघाट बांध किस राज्य में स्थित है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजघाट बांध जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है गैस, तो ये आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। राजघाट बांध बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा कि राजघाट बांध जो है ये आपके उत्तर प्रदेश यानी कि किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है यार गाइस। तो याद रखिएगा कि राजघाट बांध जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है सीमा पर कौन सा बांध स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपका जो है राजघाट बांध स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजघाट बांध से आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस मैंथन बांध, मैंथन बांध जो है ये आपका किस नदी पर है। तो हम यहाँ पे गाइस नदी के बारे में बात करेंगे कि मैंथन बांध जो है ये किस नदी पर है। तो याद रखिएगा कि मैंथन बांध जो है ये आपका बराकर नदी पे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मैंथन बांध जो है ये किस नदी पर है। तो याद रखिएगा कि मैंथन बांध जो है ये आपका बराकर नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है किस नदी पर है, बराकर नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैंथन बांध जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस, तो राज्य भी आपको याद रखना है ये झारखंड में, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं कि आपसे राज्य पूछेगा या जरूरी नहीं आपसे नदी पूछेगा, दोनों भी पूछ सकता है, या फिर कोई एक पूछेगा, या तो राज्य या फिर नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं वालियार बांध की गाइस, तो वालियार बांध जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि वालियार बांध जो है ये आपका वालियारी नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा कि वालियार बांध जो है ये किस नदी पर है। तो वालियार बांध जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है वालियार नदी पर है। अगर हम बात करें गाइस कि ये जो है किस राज्य में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है केरल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंद्रावती बांध, इंद्रावती बांध जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रावती बांध जो है ये इंद्रावती नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रावती बांध जो है ये किस नदी पर है गाइस, तो याद रखिएगा इंद्रावती बांध जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है इंद्रावती नदी पर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो है किस राज्य में गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके उड़ीसा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है ये उड़ीसा में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राज्य और नदी याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि ये सारा मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालिदास ने किसकी रचना की है। तो आपको बताना है कि कालिदास ने किसकी रचना की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाभाष्य की,
ऑप्शन बी रामचरितमानस की, या ऑप्शन डी अष्टध्यायी की, या ऑप्शन डी मेघदूत की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। अगर बात करें कि महाभाष्य जो है ये इसकी रचना किसने की है, तो याद रखिएगा पतंजलि। पतंजलि ने जो है ये किसकी रचना की है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अष्टध्यायी। पाणिनि ने जो है ये किसकी रचना की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पाणिनि ने जो है अष्टध्यायी की रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। और रामचरितमानस की रचना जो है ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रामचरितमानस की रचना जो है ये तुलसीदास ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस की रचना किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तुलसीदास ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं हमसे कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी साइनोकोबालामिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है, ये आपको ध्यान रखना है। थायमिन जो है ये किसका है, तो आपको याद रखना है कि ये विटामिन B1 का है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है ये आपका थायमिन है। और उसके बाद आपको याद रखना है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या है गाइस, ये आपको याद रखना है विटामिन B2 का रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 उपपूर्व, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी 12 उपांग, या ऑप्शन डी 12 अंग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगर हम बात करें 14 पूर्व की, तो गैस यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अगर आपके जो ऑप्शन में 14 पूर्व दे देता है और 14 पूर्व दे देता है, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा उप नहीं होगा, 14 पूर्व होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं guys, इस पॉइंट में आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म में कितने अंग है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो है guys, ये आपको जो है कितने अंग है, तो जिन लोगों को नहीं पता याद रखिएगा जैन धर्म में 12 अंग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में कितने अंग है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है जैन धर्म में 12 अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 अंग है और 12 उपांग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में कितने अंग है, तो 12 अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और 12 अंग है और 12 जो है आपका क्या है, तो ये आपको याद रखना है। 12 उपांग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछ सकते हैं कि जैन धर्म में कितने अंग है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइस। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को पता था या नहीं। तो याद रखिएगा जैन धर्म में 12 अंग और उपांग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कर्नाटक में जो है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें कि कर्नाटक में कितना कॉफी का उत्पादन होता है guys, तो ये आपको याद रखना है कि लगभग जो है 53% जो है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 53% जो है कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से मैं इसके अलावा भी और कौन कौन से राज्य जो कि मैं बताई थी, कर्नाटक के अलावा आपका और कौन कौन सा राज्य जो आपका ये करता है। तो इसके बाद जो मैं बताई थी कर्नाटक के बाद जो है, इसके बाद जो है ये आपको याद रखना है क्या करता है केरल। इसके कर्नाटक के बाद जो है केरल में कॉफी का उत्पादन होता है। इसके बाद केरल के बाद जो है तीसरे नंबर पे आपको कौन सा आता है, तमिलनाडु आता है। तो मैंने 3 राज्य बताया था जिसमें आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि केरल में जो है ये कितना परसेंट कॉफी का उत्पादन होता है, इससे ये आपको ध्यान रखना है कि केरल में जो होता है कॉफी का उत्पादन, ये आपको ध्यान रखना है 28%। ये आपको ध्यान रखना है केरल में कितना होता है, इससे आपको ध्यान रखना है कि केरल में जो होता है 28% होता है। और तमिलनाडु में जो है ये कितना होता है, 11% होता है। ये भी मैं आपको बताई थी। और ये भी मैं आपको बताई थी कि कॉफी कितने प्रकार की है और कितने प्रकार की है और उसके नाम क्या है। अगर आप लोगों को पता है कि कॉफी कितने प्रकार की भारत में पाई जाती है और उसके नाम क्या है, तो मुझे कमेंट करिएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो आपको बताना है कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष या ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली जो है ये राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति होती है और किनके द्वारा होती है, तो ये जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है नियुक्त होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली गिद्दा है। तो आपको बताना है कि गिद्दा जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड की, ऑप्शन बी पंजाब की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश की या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गिद्दा जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके पंजाब की है। अगर हम बात करें कि पंजाब में और कौन कौन सा लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा। गिद्दा के अलावा जो है आपको याद रखना है पंजाब का जो हो गया भांगड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि भांगड़ा पूछा जाता है। भांगड़ा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भांगड़ा जो है ये आपके पंजाब का हो गया। इसके अलावा जो मैं आपको बताई थी गाइस, आपको हो गया सम्मी। सम्मी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सम्मी जो है ये पंजाब का हो गया। उसके बाद सम्मी के बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, झूमर। झूमर जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। झूमर जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कहाँ का है। तो ये आपको याद रखना है, घूमर और झूमर में डिफरेंस है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। झूमर जो है ये कहाँ का है, तो झूमर जो है ये आपके पंजाब का, ये भी आपको ध्यान रखना है। झूमर के बाद आपको याद रखना है जागो। जागो जो है ये कहाँ का है, इससे आपको ध्यान रखना है, ये भी पंजाब का है। यहाँ से आपको पंजाब से लोक नृत्य इतना आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आपका झारखंड की, अगर हम बात करें तो जो आपका फगुआ हो गया, छऊ हो गया, ये सब कहाँ का है, तो ये सब भी मैं पढ़ा चुकी हूँ गाइस, आपको पता होगा। तो मैं झारखंड के बारे में भी कुछ बता देती हूँ, याद रखिएगा। जैसे फगुआ हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है पाइका हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है छऊ हो गया। ये सब लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है, ये आपको ध्यान रखना है। छऊ जो है ये सभी जो है गाइस ये आपको याद रखना है, झारखंड की है। इसके अलावा आप एक और याद रखिए लीजिएगा गाइस, जो है आपका जो है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। डांगी जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डांगी जो लोक नृत्य जो है ये कहाँ की है, तो ये आपको याद रखिएगा। डांगी जो है ये हिमाचल प्रदेश की, आपको ध्यान रखना है। डांगी के बाद आपको याद रखना है छपेली। छपेली जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। डांगी हो गया, छपेली हो गया, ये जो है हिमाचल प्रदेश का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की, तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में जैसे आपका हो गया कजरी। कजरी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न भी था। तो याद रखिएगा कजरी हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है रासलीला हो गया। रासलीला भी कहाँ का है, तो आपको याद रखना है। रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आपको याद रखना है, रासलीला के बाद गाइस आपको क्या याद रखना है, नौटंकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नौटंकी जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा नौटंकी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले। आप अपना प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देख लीजिएगा, आपको जो है बहुत सारे लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो आपको बताना है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी मीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि कूलाम जो है ये किसका ऐसा मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है ये कूलाम होता है। अगर हम बात करें सेकेंड जो है ये किसका ऐसा मात्रक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। समय का ऐसा मात्रक जो है ये सेकेंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मीटर, मीटर जो है ये किसका ऐसा मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लंबाई का ऐसा मात्रक जो है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया। तो आपको बताना है कि कृष्णदेव राय ने जो है ये किसका निर्माण नहीं कराया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीनाक्षी मंदिर का, ऑप्शन बी हजारा स्वामी मंदिर का, ऑप्शन सी कृष्णा स्वामी मंदिर का, या ऑप्शन डी विठल स्वामी मंदिर का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है ये कृष्णदेव राय ने नहीं कराया। तो अगर हम बात करें कि मीनाक्षी मंदिर का जो है गाइस निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है किसने कराया था। तो पांडे राजा ने जो है इसका निर्माण कराया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो है निर्माण किसने कराया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है ये पांडे राजा के द्वारा जो है, ये आपको ध्यान रखना है पांडे राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण जो है कब करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण हुआ था 17वीं शताब्दी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 17वीं शताब्दी में जो है पांडे राजा ने इसका निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस राज्य में है गाइस, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये किस राज्य में है गाइस, तो तमिलनाडु के मुदौरे में जो है इस मुदौरे जिले में जो है ये रखिएगा, मुदौरे जिले में ये जो है ध्यान रखिएगा मीनाक्षी मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो आपको बताना है कि छीली हुई सब्जी से कौन सा विटामिन निकलता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी जो है ये निकल जाता है छीली हुई सब्जियों को धोने से। तो क्यों निकल जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जल में घुलनशील विटामिन जो है ये आपको कौन कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है ये आपका 2 है, जो कि आपको याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन जो है आपका कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन जो है ये विटामिन बी और सी जो है ये आपका जल में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी और सी जो है ये आपका जल में घुलनशील है। इसी वजह से छिली हुई जो सब्जी होती है जिसमें विटामिन सी होता है guys, ये जो है ये धुल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो आपके ऑप्शन है जड़ में, ऑप्शन बी पूरा पौधा में, ऑप्शन सी पत्ती में, या ऑप्शन डी तना में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया जो है ये पूरे पौधों में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपको बताना है कि अमृत क्रांति का संबंध जो है ये किससे है। तो आपके ऑप्शन है मसाला उत्पादन से, ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना से, ऑप्शन सी फल उत्पादन से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमृत क्रांति जो संबंधित है ये नदी जोड़ो परियोजना से, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मसाला उत्पादन से, तो ये आपको ध्यान रखना है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बादामी क्रांति जो है ये आपको ध्यान रखना है मसाला उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना है। बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मसाला उत्पादन से है। उसके बाद आपको याद रखना है जो फल उत्पादन से आपका कौन सा है, सुनहरी क्रांति, ठीक है। सुनहरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना है। सुनहरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम आपसे मेरा वो प्रश्न ये है आपसे कि गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है कि गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है कि अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन ए 1571 में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन सी 1582 में, या ऑप्शन डी 1564 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना जो किया गया था वो 1582 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम 1571 की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 1571 में जो है अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है ये कब किया गया था गाइस। तो याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर के द्वारा 1571 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो ये कब हुआ था, तो याद रखना गाइस आपको कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1571 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1575 में, 1575 में जो है ये किसने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा अकबर के द्वारा जो है 1575 में इबादत खाना की स्थापना जो है कब हुआ था गाइस, तो अकबर के द्वारा। तो याद रखिएगा कि इबादत खाना की स्थापना जो है अकबर ने कब किया था। तो याद रखिएगा इबादत खाने की स्थापना जो है अकबर के द्वारा 1575 में किया गया था। इबादत खाने की स्थापना जो है अकबर ने कब किया था याद गाइस, तो याद रखिएगा 1575 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस 1564 में, 1564 में जो है ये आपको ध्यान रखना है जजिया कर। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने कब, तो गाइस याद रखिएगा जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था गाइस, तो याद रखिएगा जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने 1564 में। जजिया कर को समाप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किससे बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन ए टंगस्टन से, ऑप्शन बी लोहा से, ऑप्शन सी प्लेटिनम से, या ऑप्शन डी तांबा से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये टंगस्टन से बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो इसमें जितना भी आपको करा रही है सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो कम से कम इसको जो है आप लोग प्लीज इसे नोट करिए। नहीं नोट करिएगा तो प्लीज कम से कम इसे एंड तक जरूर देखिए एंड इसका रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपके पास जो है guys, आपके पास समय नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सके चीजों को आप खुद से पढ़िए और खुद से उसको याद करिए ताकि आपको चीजें क्लियर आउट रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। और ये टंगस्टन का क्यों बना होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टंगस्टन जो है ये उच्च तापमान सह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टंगस्टन का क्यों बना था, क्योंकि टंगस्टन जो है ये उच्च तापमान जो है ये सह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उच्च तापमान जो है ये सह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कि बहुत लोगों को अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे जो है ये आपका येलो येलो कलर का जो ये जल रहा है, जैसे कि आप जो बिजली का बिल लेते बल्ब लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो है मान के चलिए ये बिजली का बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आम जैसा लग रहा है। तो याद रखिएगा कि ये बिजली का बल्ब है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसको इसी तरीके से गाइस। और जब आप जो रेड कलर का जो बल्ब मिलता है गाइस, आप लोगों को पता होगा जो रेड कलर का बल्ब मिलता है उसमें ना इस तरीके से जो है इसका ये बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है, तो इसी को ना क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ही हम फिलामेंट कहते हैं, जो कि आपसे पूछा था कि विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किसका बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और ये क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो है ये उच्च तापमान सह सकता है। और दूसरा टंगस्टन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि सबसे मजबूत धातु कौन सा होता है। तो याद रखिएगा सबसे मजबूत धातु जो है ये टंगस्टन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मजबूत धातु कौन सा होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मजबूत धातु आपका जो है टंगस्टन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखा रही हूँ, सबको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की नदी सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी व्यास, या ऑप्शन डी गंडक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक काल में जो है गंडक नदी का क्या नाम था, सदानीरा था, ये आपको ध्यान
अगर बात करें कि झेलम नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो है इस झेलम नदी का नाम था वित्सता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था गाइस, याद रखिएगा, वित्सता। उसके बाद आपको व्यास के बारे में याद रखना है। व्यास का क्या नाम था गाइस ऋग्वैदिक काल में, तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में व्यास नदी का नाम था विपाशा। ठीक है, विपाशा नदी था, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वैदिक काल में जो है वित्सता नदी जो है अभी किससे जानी जाती है, झेलम नदी के नाम से। जो विपाशा नदी थी ऋग्वैदिक काल की, वो अभी किस नाम से जानी जाती है, व्यास नदी के नाम से। और जो चेनाब नदी थी गाइस, ये तो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा अस्कनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि मैं इसमें बहुत सारी चीजों को बताई थी, जिसमें आपको मैं ये भी बताई थी कि गाइस आपका जो है सतलज को किस नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। या फिर आपको जो है यहाँ पे मैं जितनी भी ऋग्वैदिक काल का है था गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया। तो आपके ऑप्शन है 1969 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1997 में, या ऑप्शन डी 1978 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कब स्थापित किया गया था, 1985 में। अगर हम बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है, तो ये जो है खेल के उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कोच को दिया जाता है। खेल में जो है खेल के जो है उत्कृष्ट होते हैं, जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये उन्हें दिया जाता है, खेल के उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये खेल के उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेल के उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खेल के उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब स्थापित हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है 1985 में। अगर हम बात करें कि यही अगर आपसे पूछ देता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है, नीचे खेल, फिल्म और उसका साहित्य दे देता, तो याद रखिएगा ये खेल से संबंधित है, यानी कि ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितनी प्रकार की रीट जारी होती है। तो आपके ऑप्शन है 5 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 6 प्रकार की, या ऑप्शन डी 2 प्रकार की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है पुरस्कार रीटें जारी की जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी प्रकार की रीट जारी की जाती है, 5 प्रकार। अगर बात करें कि ये 5 प्रकार की रीट जो है कौन-कौन सी जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन सा, तो याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये रीट किसके द्वारा जारी की जाती है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हो गया। उसके बाद दूसरा जो है कौन सी रीट जारी की जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो रीट है ये आपको याद रखना है आपका परमादेश। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है दूसरा जो हो गया ये आपका परमादेश हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, तो तीसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलेगा। ठीक है, तीसरा जो हो गया ये आपका उत्प्रेषण हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो तीसरा जो हो गया ये आपका उत्प्रेषण हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्प्रेषण हो गया। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, चौथा जो हो गया ये आपका निषेध हो गया। ठीक है, चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है चौथा जो है ये आपका निषेध हो गया। और जो पांचवा है गाइस वो कौन सा है, 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जो कि इसमें से आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है गाइस, उसके बाद परमादेश है, उसके बाद आपका उत्प्रेषण है, उसके बाद निषेध है, और उसके बाद पांचवा जो है आपका कौन सा है, तो पांचवा जो है आपका अधिकार परीक्षा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 5 प्रकार की रीट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, ये आपको बताना है। तो किस आर्टिकल के तहत, तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 के तहत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 56 के तहत जो है ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि को अपने पद पर जो रहता है ये आपका अनुच्छेद 56 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिंपली भाषा में अगर आपसे कार्यकाल पूछ लेगा कि जो है कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा कार्यकाल के बारे में जो है दिया हुआ है ये अनुच्छेद 56 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं। तो आपको बताना है कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा झारखंड। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। सो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार की सीमा से जो लगने वाले भारतीय राज्य हैं, ठीक है, भारतीय राज्य भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय राज्य जो है ये कौन हो गया गाइस। तो म्यांमार की सीमा से टोटल कितने राज्य लगते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, टोटल 4 जो है भारतीय राज्य लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार की सीमा से जो है टोटल कितने भारतीय राज्य जो है सीमा लगाती है गाइस म्यांमार से। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 भारतीय राज्य जो है सीमा लगाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें 4 भारतीय राज्य में कौन कौन से है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है ये म्यांमार की सीमा से सीमा लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि सीमा की कुल लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1643 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1643 किलोमीटर जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब दिखा रही हूँ, याद करिएगा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 1643 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के द्वारा या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वित्त आयोग के गठन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि वित्त आयोग जो है ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वित्त आयोग के बारे में जो है ये किस अनुच्छेद में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में जो है गाइस इसका प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मक्का किस कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मक्का जो है ये किस कुल से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है पालमी कुल से संबंधित है, ऑप्शन बी ग्रेमनी कुल से संबंधित है, ऑप्शन सी लिलिएसी से संबंधित है या ऑप्शन डी क्रोसीफेरा से संबंधित है। तो अगर हम इसका प्रीवियस ईयर सेट उठाएंगे गाइस, तो इसमें जो है आपका पूछे हुआ था कि गेहूं जो है ये किस कुल से संबंधित है, ये आपसे पूछे हुआ था। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम हर एक चीज को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मक्का के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आपको ध्यान रखना है मक्का जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ग्रेमनी से संबंधित है। ठीक है, ग्रेमनी कुल से जो है ये आपका मक्का संबंधित है। और मेरा जो प्रश्न था ये कि गेहूं जो है आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि गेहूं किस कुल से संबंधित है। तो याद रखिएगा गाइस कि गेहूं जो है ये आपका ग्रेमनी से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं जो है ये ग्रेमनी से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस आपका जो है बांस बांस जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बांस जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये भी ग्रेमनी से संबंधित है। गाइस मैं कोई कोई प्रश्न जो ऐसा है जो कि एकदम प्रीवियस ईयर नहीं है, मैंने इसको चेंज किया है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपसे पूछे कि गेहूं किस कुल से संबंधित है तो आने वाले टाइम में भी आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि गेहूं किस कुल से संबंधित है। नहीं, अगर यहाँ पे जो है गेहूं भी ग्रेमनी से संबंधित है, बांस भी ग्रेमनी से संबंधित है। इसके अलावा आपको याद रखना है चावल चावल जो है ये भी ग्रेमनी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चावल किस कुल से संबंधित है। या फिर जो है अगर मैं आगे ये सारे ऑप्शन को भी क्लियर करूंगी तो इसमें भी बताऊंगी कि आपका जो है लहसुन किस कुल से संबंधित है। तो ये सारे भी प्रश्न रहते हैं, तो इसीलिए इसी वजह से इस सबको नोट करते हुए चलेगा और याद करते हुए चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है ग्रेमनी कुल से और कौन कौन से संबंधित हो गया गैस, तो आपको याद रखना है चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो है किस कुल से संबंधित है, तो ग्रेमनी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पालमी। पालमी से आपका कौन कौन से संबंधित है गैस, तो ये आपका हो गया नारियल। नारियल जो है ये किस कुल से संबंधित है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर
प्रश्न था गाइस, तो याद रखिएगा। नारियल जो है ये आपका पालमी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नारियल के अलावा अगर बात करें तो तार, तार किस कुल से संबंधित है? पालमी से। उसके बाद आपको याद रखना है खजूर, खजूर जो है ये किस कुल से संबंधित है? तो याद रखिएगा खजूर जो है ये आपका पालमी से, जो कि मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर की हुई हूँ गाइस। जिसमें जो है आप अगर प्रीवियस आप जो है एनटीपीसी का अगर आप सेट उठाकर देखेंगे तो इसमें मैं हर एक चीज को क्लियर की हूँ। जैसे क्रूसीफेरा के बारे में भी बताई हुई होगा, इसकी ये सरसों से संबंधित है, ये सरसों से जो है ये किस कुल से संबंधित है? क्रूसीफेरा से। उसके बाद मैं आपको बताई थी मूली, मूली जो है ये किस कुल से संबंधित है? ये भी मैं बताई थी, क्रूसीफेरा से संबंधित है। अगर हम लिलिएसी की ही बात करेगा इस तो आपको ध्यान रखना है, इसी ये जो है जो मैं पूछी थी कि लहसुन, लहसुन जो है ये किस कुल से संबंधित है? तो ये जो है ये आपका लिलिएसी से संबंधित है। प्याज हो गया। तो ये सारा मैं एनटीपीसी के सेट में क्लियर की हुई हूँ गाइस, तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको बताना है कि गैर ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन हाउस गैस जो है गैर ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसीलिए इस टाइप के प्रश्न होते हैं ताकि लोग सही से क्वेश्चन ना पढ़े और पूछ ले कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो उसमें मतलब कुछ भी आप टिक लगा दे या कुछ भी टिक ना लगाए। तो गाइस यहाँ पे जो है यहाँ पे इसी वजह से लोगों को दिक्कत होता है। हमेशा कोई भी एग्जाम दीजिए, सबसे पहले है कि थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन जरूर सही से पढ़ें। क्वेश्चन अगर आप एक ही बार पढ़ें लेकिन उसको सही से पढ़ें, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा है? तो गाइस आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको बताना है वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन डी 6। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि 6 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें खो खो में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 9 होता है। अगर 5 की बात करें गाइस तो 5 आपका जो है बास्केटबॉल में होता है। बास्केटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है ये आपका 5 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस कि ये आपका जो है 7 जो है किसमें होता है? तो कबड्डी, कबड्डी में जो है ये कितना होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में जो है ये 7 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में कितना होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में जो है खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? ये आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 4 बार, या ऑप्शन डी 3 बार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने जो है ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार बने थे, और जो है कब बने थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गांधी जी कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, ये आपको ध्यान रखना है कब बने थे? तो 1924, 1924 में थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने, लेकिन इन्होंने जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो बेलगाम अधिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने जो है बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है इन्होंने कब की थी गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी 1924 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपसे पूछा है कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो है ये कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कैल्शियम,
ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी जिंक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है गाइस, इसे आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम है। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो है और कौन कौन से आपका गाइस, तो ये आपको याद रखना है पोटेशियम, ये भी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ कैल्शियम दे, तो ये भी आपको याद रखना है। पोटेशियम जो है ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम के बाद आपको अगर याद रखना है आपको कौन सा हो गया, तो आपको जो याद रखना है लिथियम। लिथियम जो है गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे हल्का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिथियम जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये भी सबसे जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। लिथियम हो गया, उसके बाद आपको हो गया सोडियम। ये गाइस याद रखिएगा, ये जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा जो है ये कितनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पंचायत के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 वर्ष जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा चुनाव के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है ये कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है 25 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु जो है लोकसभा के लिए जो है 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के लिए कितना है, 35 वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है ये कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 68 वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है ये कितना होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है 65 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, तो यार देखिएगा गाइस कि सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना के बारे में बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थापना कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था गाइस, याद रखिएगा कब हुआ था, तो ये हुआ था 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है 28 जनवरी 1950 में जो गाइस याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 जनवरी 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस सेकंड पॉइंट की, आपको ये बात करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 124 से लेकर गाइस आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 से लेकर 1947 तक जो है इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है इसका प्रावधान है। और किसका प्रावधान है गाइस, तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, याद रखना है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं गाइस कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे अगर सर्वोच्च न्यायालय के एक और पॉइंट के बारे में बात करें कि इसका जो है गठन और स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का है, ये आपको ध्यान रखना है। गठन जो है ये किसके तहत है गाइस, याद रखना है अनुच्छेद 124 के तहत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रिक्टस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको बताना है कि रिक्टस रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी के कारण या ऑप्शन सी विटामिन बी की कमी के कारण या ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी के कारण। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्टस रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगर विटामिन सी
सी की कमी के कारण के बारे में बात करें गाइस, तो मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों से खून आना जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों से खून आना जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है किस विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मसूड़ों से खून आना ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है एनीमिया। एनीमिया रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया जो रोग है ये गाइस याद रखिएगा, एनीमिया हो गया या विटामिन बेरी बेरी रोग हो गया, ये सब किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण अगर हम बात करें तो रतौंधी। रतौंधी ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण जो है ये रतौंधी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या ऑप्शन डी सारनाथ में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया में जो गाइस याद रखिएगा, इनको जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना कहाँ हुआ था, बोध गया में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुशीनगर में जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है कुशीनगर जो है निधन से संबंधित है, ठीक है। तो बुद्ध के निधन से संबंधित कौन सा जगह है, तो कुशीनगर है। और जन्म से संबंधित जो है ये कौन सा है, इसे आपको ध्यान रखना है। जन्म से संबंधित जो है ये लुम्बिनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इनका जो जन्म है ये किस कुल में हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि किस कुल में हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था गाइस, याद रखिएगा शाक्य कुल में हुआ था, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था गाइस, तो अगर कुल में पूछ ले तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो है किस कुल से संबंधित है, तो शाक्य कुल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये आपको बताना है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है ये किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्लाइडेन ने, ऑप्शन बी मेयर ने, ऑप्शन सी मैमन ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। और हिस्टोलॉजी के अध्ययन को जो है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिस्टोलॉजी में जो है उत्तक का अध्ययन होता है। तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तक का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो उत्तक का अध्ययन जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है हिस्टोलॉजी कहलाता है गाइस। मैं जितना ज्यादा हो सके चीजों को क्लियर आउट करिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तक का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो उत्तक का अध्ययन जो है गाइस ये आपको याद रखना है हिस्टोलॉजी कहलाता है। गाइस अगर आपको यहाँ पे अगर आपको जो है गाइस आरआरबी एनटीपीसी का कुछ अगर आपको स्ट्रेटेजी वगैरह चाहिए कि मतलब कि इसको जो है कैसे क्या पढ़ना है, तो अगर आप लोगों को चाहिए मुझसे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी लेकर आऊंगी, ऐसे नहीं लेकर आऊंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसमें सारी चीजों को बताऊंगी, आरआरबी एनटीपीसी के सारे स्ट्रेटेजी को बताऊंगी, तो ये आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा उत्तक का अध्ययन जो है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो यह किसका संकेत है। तो आपको बताना है कि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाने पर ये किसका संकेत है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंधी का, ऑप्शन बी गर्म मौसम का, ऑप्शन सी शांत मौसम का, या ऑप्शन डी शुष्क मौसम का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो ये आंधी का संकेत है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि बैरोमीटर में से जो है ये क्या मापा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वायु दाब को मापा जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये इसमें जो है मौसम में क्या परिवर्तन होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। वायु दाब को मापा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको क्या याद रखना है गाइस, वायु दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से जो है क्या मापा जाता है, वायु दाब को मापा जाता है। जब इसकी रीडिंग में कमी आती है गाइस, तो याद रखना है अचानक कमी आती है गाइस, तो याद रखना है ये आंधी का संकेत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वायु दाब को मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बसीन की संधि कब हुई है। तो आपको बताना है कि बसीन की संधि कब हुई है। तो आपके ऑप्शन है 1775 में, ऑप्शन बी 1802 में, ऑप्शन सी 1782 में, या ऑप्शन डी 1817 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 1802 में। ठीक है, बसीन की संधि कब हुई थी गाइस, ये आपको याद रखनी है, 1802 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 1875 में आपका कौन सा संधि हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, संधि से रिलेटेड तो प्रश्न रहता ही है, तो ये याद रखिएगा। सूरत की संधि, सूरत की संधि जो है ये कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सूरत की जो संधि हुई थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1775 में जो है। ये किसकी संधि हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है, सूरत की संधि 1775 में हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है सालेबाई की संधि। सालेबाई की संधि जो है ये कब हुई थी गाइस, ये आपको याद रखना है कि सालबाई की संधि जो हुआ था ये 1782 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सालबाई की संधि जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सालबाई की संधि जो हुआ था ये 1782 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम 1817 में की बात करें गाइस, तो 1817 में जो है ये ग्वालियर का संधि हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर का संधि जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर की जो संधि हुई थी 1817 में जो है ग्वालियर की संधि हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1817 में किसकी संधि हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि निम्न किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होता है। तो आपको बताना है कि निम्न किरण युग्मों में कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होता है। तो आपके ऑप्शन है अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें एवं गामा किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें एवं गामा किरणें, या ऑप्शन डी कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है, एक्स किरणें एवं गामा किरणें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है विद्युत चुंबकीय होता है किसमें, एक्स किरणें और गामा किरणें में होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहा है कि कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो आपके ऑप्शन ए दीघ निकाय, ऑप्शन बी कुद्दक निकाय, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपको 16 महाजनपद भी बताई हूँ प्लस उसके राजधानी भी बताई हूँ आपके आरआरबी एनटीपीसी सेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी मैं लिखाई हूँ या जो भी मैं बताई उसे याद रखिएगा। अगर बात करें कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसने संख्या दर्शन की रचना की थी। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने जो है ये संख्या दर्शन की रचना की थी। तो आपके ऑप्शन ए पतंजलि ने, ऑप्शन बी कपिल ने, ऑप्शन सी कनाद ने, या ऑप्शन डी गौतम ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी, कपिल ने की थी। और ये जो बुक है आपका संख्या दर्शन है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये आपके संख्या दर्शन पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी, कपिल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें पतंजलि ने जो है ये किसकी रचना की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है। पतंजलि के द्वारा जो किया गया था योग दर्शन, योग दर्शन की रचना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। योग दर्शन की जो रचना की थी वो पतंजलि ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कनाद, कनाद ने किसकी रचना की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है। वैश्विक की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है। वैश्विक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है। वैश्विक दर्शन की रचना जो की थी ये किसने की थी, कनाद ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैश्विक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है, कनाद ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें गौतम के बारे में कि गौतम ने किसकी रचना की थी, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है। न्याय दर्शन की रचना जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी, गौतम ने जो है गाइस ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन की रचना की थी। न्याय दर्शन की रचना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। न्याय दर्शन की रचना जो है ये गौतम ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि वह अध्ययन जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से संबंधित है। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन ए परिस्थितिकी, ऑप्शन बी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी जूलॉजी, या ऑप्शन डी ज्योतिष। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वह अध्ययन जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से संबंधित है ये परिस्थितिकी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन नियति की अटलता में विश्वास रखता था। तो आपको बताना है कि नियति की अटलता में कौन विश्वास रखता था। तो आपके ऑप्शन है आजीवक, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नियति की अटलता में जो विश्वास रखता था वो जैन धर्म रखता था, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म की अगर हम बात करें संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ये कौन है गाइस। तो ये आपको याद रखना है जैन धर्म के जो संस्थापक है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं गाइस। याद रखिएगा जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, तो ऋषभ देव है। बहुत लोगों को लगता है कि महावीर स्वामी है, जो कि रॉन्ग आंसर है। याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है, जो कि गाइस याद रखिएगा ऋषभ देव जो है ये प्रथम तीर्थंकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋषभ देव जो है ये प्रथम तीर्थंकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वास्तविक संस्थापक आपसे अगर पूछे तो वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर है संस्थापक है वो कौन है, ऋषभ देव है, जो कि प्रथम तीर्थंकर है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैन धर्म के जो है यहाँ पे अगर आपसे कोई प्रश्न रहता है कि वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है। तो याद रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वास्तविक संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखना है महावीर स्वामी जो है ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है गाइस, तो याद रखिएगा स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। उसके बाद अगर बात करें स्वामी जो है महावीर स्वामी जो है ये क्या में तीर्थकर है गाइस, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है ये आपके 24वें तीर्थकर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या में तीर्थकर है, तो याद रखिएगा ये 24वें तीर्थकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैवें तीर्थकर है, 24वें तीर्थकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि चमगादड़ जो है ये अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उसे जो है सहायता किससे प्राप्त होती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन बी रेडिएशन से, ऑप्शन सी स्पेशल रेटिना से या ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेव से गाइस, ठीक है, या फिर अल्ट्रा वायलेट वेव से, ठीक है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव से होता है, अल्ट्रावायलेट से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे होता है guys? तो आपको याद रखना है अल्ट्रासोनिक वेव से जो है इससे सहायता प्राप्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या बोले, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य। तो आपके ऑप्शन ए आपसे बोला है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। अगर आप लोग ये प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो बहुत लोगों को इसका आंसर ऑप्शन डी लग रहा होगा कि उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना है, इसका आप लोग डी समझ रहे होंगे, जो कि ये टोटली रॉन्ग है। इसी वजह से कहा जाता है कि क्वेश्चन हमेशा सही से पढ़ा करिए। मैं प्रश्न में भी स्टार्टिंग में भी बोली थी कि क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। मौलिक अधिकारों का जो है, तो ये जो है ये इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का है, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। अगर समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना किसका काम है, तो ये जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का काम है। ये किसका काम है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये उनका काम है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों को लगता है कि कभी हमेशा बोल दी कि क्वेश्चन सही से पढ़ा करिए, ताकि इसमें बहुत सारी चीज जो है ये आपको क्लियर आउट होगी कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा के काल में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दैमाबाद से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से या ऑप्शन डी बनवाली से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तांबे का रथ जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ, दैमाबाद से, जो कि अगर बात करें दैमाबाद जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दैमाबाद जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। दैमाबाद कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से देशबंधु किसे कहा जाता था। तो आपको बताना है कि देशबंधु किसे कहा जाता था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, या ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका जो है चित्तरंजन दास को जो है कि क्या कहा जाता था। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था, तो महात्मा गांधी को गाइस याद रखिएगा राष्ट्रपिता कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता जो कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं गाइस कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है ये किसने कहा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था ये किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को गाइस याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता था। और यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं क्योंकि इनके लास्ट में गांधी है, तो बहुत लोगों को लगता था कि सीमांत गांधी जो है गांधी जी को कहा जाता था। याद रखिएगा सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था गाइस, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वी आकार की घाटी निम्नलिखित में से किससे बनती है। तो वी आकार की घाटी जो है ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये वी आकार की घाटी है, ये आप देख रहे हैं। ये वी आकार की घाटी जो है ये किससे बनती है, ये आपसे पूछ रहा है। नदी से बनती है, भूमिगत जल से बनती है, या हिमनद से बनती है, या हवा से बनती है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये नदी से बनती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वी आकार की घाटी जो है ये नदी से बनती है, तो नदियों का अगर नाम यहाँ पे अगर हम बात करें कि वी आकार की घाटी जो है ये कौन कौन सी है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे तो यहाँ पे जो है वी आकार की घाटी की नदियों का नाम के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी घाटी जो है जो कि वी आकार की घाटी है। ये आपको कौन-कौन सा नाम है जो कि वी आकार की कौन सी नदी है जो गाइस वी आकार की घाटी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि है आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी है जो गाइस वी आकार की घाटी बनाती है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी जो है ये कैसी घाटी बनाती है गाइस, ये आपको याद रखना है। सिंधु जो है ये वी आकार की घाटी बनाती है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस यमुना। यमुना जो है ये भी वी आकार की घाटी बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना जो है ये भी वी आकार की घाटी बनाती है। उसके बाद आपको याद रखना है गंगा। गंगा जो है ये भी वी आकार की घाटी बनाती है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कृष्णा। कृष्णा हो गया, तीस्ता हो गया गाइस, ये सब आपको याद रखना है। ये सब वी आकार की घाटी बनाती है। अलकनंदा हो गया, ये सब जो है ये कैसी घाटी बनाती है गाइस, तो याद रखिएगा वी आकार की, ठीक है। तीस्ता हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है अलकनंदा। ये सब जो है गाइस याद रखिएगा ये कैसी घाटी बनाती है गाइस, तो याद रखिएगा ये सब जो है वी आकार की घाटी बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तृतीय अनुसूची में, ऑप्शन बी चतुर्थ अनुसूची में, ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची में, या ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम अनुसूची में संघ और संघ शासित क्षेत्रों का जो है उल्लेख हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तृतीय अनुसूची में जो है ये किसका उल्लेख है गाइस, ये आपको याद रखना है। शपथ का उल्लेख जो है ये किसमें है, से आपको याद रखना है तृतीय अनुसूची में। वेतन का उल्लेख जो है ये किसमें है, से आपको याद रखना है वेतन का उल्लेख जो है ये द्वितीय अनुसूची में। और सीटों के आवंटन का उल्लेख जो है ये किसमें है, से आपको याद रखना है सीटों के आवंटन का जो उल्लेख है ये चौथी में, ये आपको ध्यान रखना है। सीटों के आवंटन का उल्लेख जो है ये किसमें है, से आपको याद रखना है सीटों के आवंटन का उल्लेख जो है ये चौथी अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के तबला वादक कौन है। तो आपको बताना है कि तबला वादक सबसे कम उम्र के कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लतीफ खां, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी जगजीत सिंह, या ऑप्शन डी शिवमणि। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम उम्र के जो तबला वादक है वो जाकिर हुसैन है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से मैं आपको ये भी बताई हूँ कि जाकिर हुसैन को पद्म भूषण कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना। और पद्म श्री ने कब
कब मिला था? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को नहीं पता होगा। तो याद रखिएगा कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस सबको नज़रअंदाज मत करिए, याद रखिए गाइस। इनको जो है जाकिर हुसैन को जो पद्मश्री मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो 1988 में जो है गाइस, आपको याद रखना है इन्हें पद्मश्री मिला था। और अगर बात करें इन्हें पद्म भूषण कब मिला था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि इन्हें जो पद्म भूषण मिला था वो याद रखिएगा 2002 में मिला था, ठीक है। पद्म भूषण गाइस, विभूषण नहीं, याद रखिएगा पद्म भूषण मिला था, ठीक है। पद्म भूषण इन्हें कब मिला था गाइस, ये आपको याद रखना है। इन्हें जो पद्म भूषण मिला था 2002 में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल धधेरी धधेरी इनमें से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या ऑप्शन डी जम्मू में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा कालीन स्थल जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको याद रखना है पंजाब में। अगर हम बात करें कि धधेरी जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको याद रखना है पंजाब में। और अगर पूछे कि पंजाब के किस जिले में गाइस, तो याद रखिएगा कि हड़प्पा कालीन स्थल धधेरी जो है ये पंजाब के गोविंदगढ़ जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पंजाब के किस जिले में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पंजाब के गोविंदगढ़ जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा गोविंदगढ़ गोविंदगढ़ जिले में स्थित है, ये आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ से जो है ये किसका प्रमाण मिला गाइस, तो ये आपको याद रखना है हड़प्पा कालीन स्थल जो है आपका दधेरी, यहाँ से इसको किस चीज का प्रमाण मिला गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि चित्रित धूसर मृदभान का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है, तो ये आपको याद रखना है दधेरी से। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से कौन सा प्रमाण मिला है guys? तो ये आपको याद रखना है कि चित्रित चित्रित धूसर का मृदभान, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभान का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है चित्रित धूसर का मृदभान का प्रमाण जो मिला है, मृदभान का प्रमाण जो मिला है ये कहाँ से मिला है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो प्रमाण मिला है ये दधेरी से मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। मृदभान का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है, दधेरी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कह रहा है कि नाथुला दर्रा के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग था। ऑप्शन बी नाथुला दर्रा को वर्ष 2006 में फिर से खोला गया। ऑप्शन सी नाथुला दर्रा को तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है ये तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि उपरोक्त सभी। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाथुला दर्रा जो है ये प्राचीन में रेशम का मुख्य मार्ग था। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा गाइस कि नाथुला दर्रा जो है ये प्राचीन में किसका मुख्य मार्ग था गाइस, तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा जो है ये प्राचीन में रेशम का मुख्य मार्ग था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद रखना है कि इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में जो है इसे फिर से खोला गया था इस दर्रे को, ये आपको ध्यान रखना है। नाथुला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये तिब्बत को किससे जोड़ता है, सिक्किम से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रह की संख्या जो है ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी है। तो आपके ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि 6 है, ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि 5 है, या ऑप्शन डी बोल रहा है कि 4 है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका जो है ये 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, जो आपको याद रखना है पार्थिव ग्रह उन्हें उस ग्रह को कहते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ठोस अवस्था में हो उसे हम कौन सा ग्रह कहेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पार्थिव ग्रह कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम गाइस बात करेंगे कि पार्थिव ग्रह की संख्या जो है ये आपका 4 है, जो कि आप सभी को पता है। तो अगर हम बात करें कि 4 आपका कौन-कौन सा ग्रह है, तो आपको यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि आपका 4 ग्रह जो है ये कौन-कौन सा है। तो पहला आपको याद रखना है जो कि है आपका बुध, बुध हो गया जो कि आपका जो है ठोस अवस्था में होता है। उसके बाद आपका जो है गाइस ये आपको याद रखना है दूसरा जो है आपका कौन सा हो गया, दूसरा आपको याद रखना है दूसरा जो है ये आपका शुक्र हो गया। तीसरा जो है ये कौन सा ग्रह हो गया, तीसरा जो है ये आपका पृथ्वी हो गया। और चौथा जो है ये आपका कौन सा ग्रह हो गया गाइस, तो ये आपको याद रखना है चौथा जो है ये आपका मंगल हो गया। ये 4 ग्रह है गाइस, याद रखिएगा, जो कि पांचवी ग्रह है, यानी कि ठोस अवस्था में। बाकी जितने भी गैस है सब जो है बाकी जितने भी ग्रह हैं सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हमारे शरीर को मस्तिष्क से इनमें से कौन जोड़ता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी सेरेब्रम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे शरीर को मस्तिष्क से जो जोड़ता है वो तंत्रिका तंत्र जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये 2 प्रकार के जो होते हैं ये कौन-कौन से होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 प्रकार के होते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपको पहला पॉइंट रखना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो हो गया ये आपका केंद्रीय तंत्रिका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो होगा ये आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट जो है याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि केंद्र में मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना है कि केंद्र में मंत्रियों की परिषद के लिए जिम्मेदार कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र में मंत्रियों परिषद के लिए जो जिम्मेदार है वो लोकसभा है। अगर हम बात करें लोकसभा जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे लोकप्रिय सदन किसे कहा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकप्रिय सदन जो कहा गया है ये लोकसभा को कहा गया है लोकप्रिय सदन, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को जो है कौन सा सदन कहा गया है, इससे आपको याद रखना है लोकप्रिय सदन कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं आपको अभी पहले बताई हूँ कि लोकसभा के लिए कितनी आयु चाहिए, तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है जब वो ऑक्सीजन में जलता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी लोहा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब जो प्रबल क्षारीय जो है ये जो ऑक्साइड बनाता है ये ऑक्सीजन में जलता है, तो कौन सा प्रबल तत्व है जो याद रखिएगा, ये है आपका सोडियम, जो कि आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये गाइस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट का रिवीजन समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसको जवाब दूंगी, आप सभी को क्लियर आउट करूंगी। एंड गाइस प्लीज गाइस आपको चीजें अगर समझ में आई होगी तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।